शॉर्ट साइड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि उनका लॉस ज्यादा ना हो। नहीं तो मार्केट तो सर जीरो हो जाएगी, तो फिर बचेंगे कैसे वो अपने लॉस से? लॉस से बचने के लिए कोई हथियार तो होना चाहिए। तो शॉर्ट सेलिंग एक हथियार की तरह भी है और एक टूल की तरह भी है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो हेजिंग होती है ये क्या होती है और हेजर क्या होता है? देखो, जो हेजर होता है ना वो हेजिंग करता है, इसलिए उसे हेजर बोला जाता है। अब ये हेजर कौन है? ये बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोई पोजीशन बना रहा है, ठीक है। यानी हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज योर रिस्क। अपने रिस्क को कम करने के लिए जो पोजीशन आप बनाओगे उसे हेजिंग बोला जाता है, और जो ये करता है उसे हेजर बोला जाता है। अब इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आईटीसी का एग्जांपल ले लेता हूं। आईटीसी, मान लेते हैं आईटीसी एनएससी पर लिस्टेड है जिसकी कीमत है 400 रुपए, और बीएससी पर आईटीसी लिस्टेड है, इसकी कीमत भी है 400 रुपए। अब आप ये मान के चलिए कि एनएससी पर आपने आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, यानी 1 साल और उसके बियॉन्ड के लिए बाय किया है, और यहां पर आईटीसी का प्राइस अगर मान लेते हैं 380 रुपए आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं आईटीसी दोबारा से 1 साल में कभी भी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो आपको यहां पे कोई तकलीफ तो नहीं है। पर क्योंकि आपको ये जानकारी है कि आईटीसी 20 रुपए नीचे आ सकता है, तो क्या ये 20 रुपए का लॉस होते हुए आप देखेंगे? अपनी आंखों से देखना चाहेंगे या इसे बचाने की कोशिश करेंगे? बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो जब ये बचाने की आप कोशिश करेंगे उसी को हम हेजिंग बोलेंगे। और ये कैसे किया जाता है? देखिए, यहां पर आपने बाय किया है तो आपको इस लॉस को बचाने के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एनएससी पर ही शॉर्ट कर दिया तो आपकी पोजीशन हो गई नील। तो एनएससी की पोजीशन से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसकी पोजीशन को एज इट इज रखेंगे। एक नई पोजीशन हम बनाएंगे जो कि बनाएंगे बीएससी पर, और बीएससी पर हम क्या कर देंगे? इस स्टॉक को सेल कर देंगे इंट्राडे के लिए, जिसे हम शॉर्ट सेल का नाम दे रहे हैं। और मान लेते हैं कि अगर आईटीसी 380 रुपए आ जाता है तो यहां पर दोबारा से आईटीसी को हम बाय कर लेंगे। तो हमारा यहां पर लॉस कितना हुआ? पर ये लॉस यहां के प्रॉफिट से आपने सेट ऑफ कर दिया ना, तो टेक्निकली तो आपका जीरो लॉस हुआ। इसी प्रोसेस को हम हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हाइपोथेटिकली सिचुएशन है। आप ये मत समझिएगा कि क्या इंट्राडे में इतना नीचे कोई स्टॉक आ सकता है, नहीं। ये सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। अब यहाँ हेजिंग में किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। सर देखो, अगर आपने उससे छेड़छाड़ करी तो आपकी पोजीशन खत्म हो जाएगी ना। देखिए, एनएससी पर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनी हुई है। अगर आपने एनएससी पर ही पोजीशन को सेल कर दिया तो आपके पास जो बाई की पोजीशन थी वो नील हो गई, है ना, खत्म ही हो गई। तो उस पोजीशन को आप छेड़ेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सेम काम आप कर सकते थे वैसे तो फ्यूचर से भी, पर फ्यूचर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो इक्विटी मार्केट में सिखा रहा हूं मैं। तो इक्विटी मार्केट में हेजिंग आप जाकर बीएससी में करेंगे, ठीक है। और बीएससी में जैसे ही शेयर नीचे आएगा, अब वहां पर जहां भी आपका टारगेट होगा
या जहां भी आपको लगता है कि इतना नीचे जाएगा वो वहां पर जाकर आप एग्जिट करेंगे, तो आपका जो लॉस है ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब यहां पर करने से फायदा क्या हुआ, एक तो आपका जो लॉस था वो खत्म हो गया या कम हो गया, और दूसरा आपकी एवरेज कॉस्ट भी गिर के कम हो गई। एवरेज कॉस्ट भी तो कम हुई ना एनएससी में, वो तो आइडिया हो ही जाएगा सर। हाँ जी, जब होल्डिंग्स में एक ही शेयर दिखाएगा या अलग-अलग शेयर दिखाएगा फिर ये? देखिए होल्डिंग में तो आपका लॉन्ग टर्म में एनएससी में ही दिखाएगा ना, होल्डिंग तो आपके पास है ही नहीं, आप तो सिर्फ इंट्राडे में काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सबको क्लियर हैं, समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछ लीजिए। अब देखिए 7000 शेयर्स इस मार्केट में लिस्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कोई कंपनी छोटी है, कोई कंपनी बड़ी है, कोई कंपनी मिडिल की है, तो इनको कैसे समझा जाता है, मार्केट कैप क्या होती है ये समझते हैं। देखिए कंपनी की आज के दिन मार्केट की टोटल कैपिटल को कहा जाता है मार्केट कैपिटल, यानी कि आज की किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट वैल्यू, ठीक है, उसको कहा जाता है मार्केट कैप। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं XYZ शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपए है, आज मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है ये कंपनी 100 रुपए पर। इसके जो मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयर हैं, यानी कैपिटल जो इसके शेयर आउटस्टैंडिंग है जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, वो है 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, और किस भाव पर हो रही है, 100 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए। तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस है किसी शेयर का 100 रुपए और उसके शेयर आउटस्टैंडिंग है 100 करोड़, ठीक है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 10,000 करोड़। अब ये 10,000 करोड़ क्या है, इसकी मार्केट कैप, ठीक है, इसी को मार्केट कैप बोला जाता है। तो अब यहां पर एक बात समझो, ये तो डेली बेसिस पर चेंज होगा, तो मार्केट कैप भी तो डेली बेसिस पर चेंज होता है, ठीक है, इसी को मार्केट कैप बोलते हैं। अब मार्केट कैप ना 3 तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। तो सेबी बोलता है कि जो टॉप 100 कंपनीज है ना, 100 टॉप कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है, उनको लार्ज कैप बोला जाएगा। 101 से 250 तक ना जो कंपनीज हैं एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन आर कॉल्ड मिड कैप कंपनीज, और 251 से जितनी भी रेस्ट ऑफ द कंपनीज है ना, उनको क्या बोला जाएगा, स्मॉल कैप बोला जाएगा, ठीक है। ये सेबी की डेफिनेशन म्यूचुअल फंड के लिए आ रहा है समझ में। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब देखो आप क्या करते हो, आपके पास डीमेट अकाउंट है ना, डीमेट अकाउंट में क्या आप होल्ड करते हो, शेयर्स होल्ड करते हो। अब आपके पास एक बैंक है, उस बैंक में आप क्या करते हो, मनी को होल्ड करते हो। तो मनी को होल्ड करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह से सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होता है। अब ये जो डीमेट अकाउंट है ना, ये टेक्निकली किसके पास है, यानी आपकी जो जानकारी है, जो आपकी सिक्योरिटी है, वो कौन होल्ड कर रहा है, वो होल्ड करती है डिपॉजिटरी। और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक का नाम है NSDL और दूसरे का नाम है CDSL, और अब ये दोनों कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। नहीं, जो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग होती है वो इन कंपनीज के पास होती है। यानी आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किसके पास है, टेक्निकली तो आपका ब्रोकर है वो, पर आपको ब्रोकर को कौन सर्विस दे रहा है डीमैट अकाउंट की, डिपॉजिटरी। और ये डिपॉजिटरी इंडिया में 2 हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में और इसका 7 में। देखो पहले क्या होता था ना, पहले के समय में डिपॉजिटरी एक्टिवली काम नहीं करती थी,
2000 से पहले अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो आपको ये जानकारी होगी कि 2000 से पहले फिजिकल शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ करती थी। यानी जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो पेपर फॉर्म में हुआ करती थी। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होते थे, आप उन्हें लेकर जाते थे ब्रोकर के पास और बेच देते थे। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स काम था। सोचो बारिश में वो पेपर भीग जाते, खो जाते, फट जाते, चोरी हो जाते, जल जाते, क्या होता? खत्म हो जाते ना। तो आज के समय में ऐसा कोई सिनेरियो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्सिटी आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसीलिए डिपॉजिटरी ने ये जो इतना बड़ा मार्केट है ना, उसमें जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इतने अच्छे ढंग से, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर्स कौन है? ये डिपॉजिटरी, जिनकी वजह से ये हो पा रहा है। देखिए रेगुलेशन तो सेबी ही करता है, पर ये अलग एंटिटी है जो ये काम करती है। अब सेबी थोड़ी ये काम करेगा कि भाई तुम्हारे शेयर्स भी बताए कि तुम्हारे पास ये शेयर है, तुम्हारे पास ये शेयर है। वो सिर्फ कानून बनाता है, वो ये इंश्योर नहीं करता। ठीक है, तो डिपॉजिटरी क्या होती है आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये जो NSDL है ना, ये आपका पैन कार्ड भी ओपन करता है, पता है? आपका पैन कार्ड बनाने का काम NSDL का होता है, और इनके सर्वर पर ना आपकी सारी फाइनेंशियल्स जितनी भी जानकारी होती है वो सिक्योर रहती हैं। जब भी IT डिपार्टमेंट को जरूरत होती है तो NSDL उनको अवेलेबल कराता है। तो यानी जो भी फाइनेंशियल आपकी ट्रांजैक्शन है वो कहां पे जाकर सेव हो जाती है? इनके सर्वर पर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो होल्ड करने की आपको फैसिलिटी कौन दे रहा है? डिपॉजिटरी दे रही है। और बदले में ये सालाना अप्रॉक्स 500 रुपीज पर ईयर आपको AMC चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी को। तो ये हर साल आपको पैसा देना पड़ता है अपने ब्रोकर को।